लेकिन आप टेस्ट सीरीज को जरूर पढ़ो मेरे माँ। मतलब था, मतलब अगर ये मैं कहूँ 18वीं रैंक लाने से पहले मेरे को एक रिग्रेट था, कोटेशन है कि यदि मुझे 8 घंटे यदि किसी पेड़ को काटने के लिए दिए जाए तो मैं 5 घंटे केवल अपनी पिताजी को डाल दूंगा। तो मैं ये कहूंगा कि जो मेरे एरिया में जो बच्चे हैं, जो मेरी जो सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कारणों की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करूँ। मेहनत निकालने का मेरा एक दो लाइन में अगर मैं बताऊँ कि आपको। अरे करण भाई, आपका शुक्रिया तो बनता है, लेकिन असली हीरो तो आपकी मेहनत और जो आपने करके दिखाया है वो सच में काबिल तारीफ है। बस थैंक ऐसे यू। ही आगे भी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पर अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है बस। मतलब आपने 18वीं रैंक हासिल करी, विश्वास नहीं हो रहा आपको? हाँ, ये बिल्कुल विश्वास है। और बधाई आपको बराबर मिल रही है। बताइए, लगातार पिछले 10 दिन शायद जो ब्लैक होल में जो टाइम स्पेंड होता है फास्ट से स्पेंड हो जाता है, तो वैसे ऐसे लगा 10 दिन ब्लैक होल में चल रहे हैं। अच्छा, यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है आपको? हाँ बिल्कुल। ये हमारी तरफ से छोटा सा थैंक यू, एक थैंक सम्मान यू। आपके लिए। मैं चाहता हूँ कि आपकी जो जर्नी है वो लोग सुने, देखें और आपसे इंस्पायर हो। और इस हाँ, पॉडकास्ट का मोटिव भी यही है। मेरा बस यही है कि मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू उनको हेल्प कर पाऊँ अधिक से अधिक, और अगर वैसे भी उनको कोई समस्या है, मुझे कभी भी संपर्क करे, मुझे कुछ भी पूछे पढ़ाई से रिलेटेड, मैं हमेशा तैयार हूँ। और यही चीज आपको मतलब आज यहाँ तक लेके आई है। मेरा अच्छा मानना है कि आप अधिकतम किसी व्यक्ति के लिए कुछ कर सकते हो तो उससे ढंग से बात कर सकते हो। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि आप किसी को क्या दे दोगे, कुछ भी नहीं दोगे। कुछ भी नहीं दे सकते। नहीं, बुनियादी अंतर भी ये रहता है ना लोगों में, जो मतलब आपको अलग करता है। इंटेलिजेंस के लेवल पे अपन देखें तो वो अलग क्राइटेरिया है, और एक बिहेवियर के तौर पे देखें तो वो आपका अलग क्राइटेरिया है। ये आपका देखने का नजरिया है। एक अंग्रेजी में ब्यूटी लाई इन द, जो देखने वाली की उसमें नजर में होता है वो। नजर में होता है कसूर। राजस्थानी हमारी परंपरा भी है, और आप वाकई हकदार हो इस चीज के। आपने अपने माता पिता का, परिवार का नाम तो रोशन किया, साथ में अपनी समाज का, सोसाइटी का, अपने गांव का, और यहाँ तक अपने जिले तक का आपने नाम मेरा तो रोशन बस किया है। यही है यार, एक मतलब यहाँ से ठीक है, मैं लगातार आप लोगों को गौरवान्वित महसूस करवाता रहूँ बस। आप ये जो सम्मान मुझे दे रहे हो, मैं इसके काबिल बना रहा हूँ, बस मेरा यही है। लक को मानते हैं कि आप कुछ मैं मानता हूँ, योगदान? बिल्कुल मानता हूँ, लक को बहुत मानता स्वागत है आपका। हूँ। थैंक यू, और थैंक आज की जो बातचीत है वो शुरू करते हैं। कुछ लोग मुकद्दर की राहों पर चल पड़ते हैं, और कुछ ने खुद की मुकद्दर की राहें बना ली है। और आज हमारे साथ है एक ऐसे शख्स जिन्होंने तालीम से तख्त तक का सफर तय किया। शुरुआत में एलडीसी लगे, उसके बाद एलडीसी से एसडीएम तक की ये जो पोस्ट आज हमारे बड़े भाई साहब करण बेगवंशी जी ने प्राप्त करी है, ये वाकई हम सबको गौरवान्वित महसूस कराने वाली बात है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। राजस्थान की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा जिनका आप हिस्सा बनने जा रहे हैं, ये वाकई हम सबके लिए एक प्रेरणा है। और हमारे जो भी व्यूवर्स है उन सबके लिए भी एक प्रेरणा होने वाली है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा की बात मैं करूं तो यहीं के सरकारी स्कूल यानी कि जूनिया गांव के सरकारी स्कूल से इन्होंने 10th तक अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करी। उसके बाद में 12th इन्होंने टेगड़ी, वो भी सरकारी स्कूल से करी। 10th के अंदर इन्होंने 89 से प्राप्त करा। उसके बाद 12th इन्होंने 79 से हाँ, 79। पास आउट किया। उसके बाद ग्रेजुएशन की मैं बात करूं तो महर्षि दयानंद सरस्वती कॉलेज अजमेर से 65% के साथ में इन्होंने ये पास आउट किया। उसके बाद करण भाई, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जब आपका बैकग्राउंड था मैथ, उसके बावजूद राजस्थान की जो कंपटीशन होती है, आपने सेंट्रल लेवल की एसएससी वगैरह आपके दिमाग में चल रहा था, ऐसे करेगी तो मैंने इस्तेमाल कर। फिर क्या हुआ? ऐसा कौन सा मोड आया जब आपने सोचा कि नहीं यार, मुझे राजस्थान में रहकर राजस्थान की तैयारी करनी? मेरा 2016 में से ग्रेजुएशन हुई मेरी, तो उसके बाद मुझे था कि जॉब सिक्योर करे, और फिर मैं मैथ बैकग्राउंड से था, तो मैथ और इंग्लिश मेरी थोड़ी ठीक थी, तो मुझे लगा कि यार इस जो मैं मुझे आता है उसमें उसके अंदर मुझे लगा एसएससी का जो सिलेबस है वो मेरी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग है, तो फिर मैं एसएससी की तरफ मुड़ गया, और मैंने 1 डेढ़ साल लगभग एसएससी की तैयारी करी। पर हुआ ये कि 2017 के अंदर एसएससी के पेपर आउट हो गए, और इसमें वो मतलब थोड़ा सा रिजल्ट काफी डिले हो गया, और उसमें मैंने एसएससी के अंदर भी सीजीएल के अंदर जो 4 टायर होते थे सर, टायर 1, टायर 2, टायर 3, प्री में अच्छा। तो फाइनल तक मैं वहां पे भी गया, पर शायद कुछ मेरिट में नंबर नहीं आ पाया लास्ट। और हालांकि इसमें सीएचएसएल का एग्जाम होता है, वो मेरा क्रैक हो गया था, और इसमें मेरा केवल डीवी करवाना था। अच्छा। पर उसका डीवी और ये जो राजस्थान का जो राजस्थान एलडीसी है जो आरएसएस में करना चाहिए, उसकी जो टाइपिंग थी वो सेम डे थी,
तो फिर मैंने उसको छोड़ के फिर मैं इस राजस्थान में जो एलडीसी की टाइपिंग है वो दिल्ली गया। अच्छा। और वो जो एसएससी में जब ये जो देखते थे भ्रष्टाचार था या जो अच्छा। पेपर डिले हो रहे थे, रिजल्ट लेट आए थे, उसकी वजह से मुझे लगा कि अब मुझे राजस्थान की ओर मुड़ना चाहिए। तो मैंने लगभग 2018 के अंदर भी राजस्थान के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा। और और हाँ, पहले अटेम्प्ट में आपने मतलब एलडीसी जो crack कर एलडीसी लिया। तो जैसे कि मैथ और हिंदी से अच्छी थी मेरी, और हिंदी भी मेरी अच्छी थी। तो एलडीसी में ये हुआ कि इसके सिलेबस में राजस्थान जीके को पढ़ा ही नहीं, मैं तो केवल सही बात है। ये उसी मैथ बेसिस पे उसी आप इंग्लिश और साइंस हिंदी बैकग्राउंड, साइंस साइंस और बैकग्राउंड के मैथ हिसाब से। के हिसाब से मैंने एलडीसी क्लियर कर दिया। उसके बाद भी मैंने 2018 के अंदर भी राजस्थान की तैयारी करना स्टार्ट करी। और इसी साल फिर मैंने सेकंड ग्रेड का भी एग्जाम। और आपने मतलब सेकंड ग्रेड के अंदर भी आपका सिलेक्शन हाँ, आपने करवा सेकंड दिया। ग्रेड में भी मैंने 4 महीने, मतलब 2018 के अंदर मेरी बीएड हुई थी, और 2000 लगभग जून के आसपास, और अक्टूबर 2018 में सेकंड ग्रेड का एग्जाम था। और 2018 से ही मैंने राजस्थान की तैयारी करना स्टार्ट करी थी। तो वो जैसे 3-4 महीने में वो 3-4 महीने पढ़ के, और मैंने फिर मेरा सेकंड ग्रेड में क्लियर हो गया, फिर मैं सेकंड ग्रेड में। आपने एलडीसी निकाला, उसके बाद सेकंड ग्रेड का आपने निकाला, हम्म, 2 सरकारी नौकरी आपके पास हो चुकी थी, उसके बावजूद भी आपका जो जज्बा था पढ़ने का वो कम नहीं हुआ। और ऐसी क्या चीज थी जिससे आपको लगा कि यार नहीं, अब जीवन को नए मोड़ पे लेके जाना है और कुछ करना है? ये आपका एम्बिशन था या फिर समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ करने की ये प्रेरणा थी? मैं बहुत जब 11वीं बार पढ़ता था तो एक पत्रिका ईयरबुक आती थी अच्छे अच्छा। करके, वो यूं भैया वगैरह लाते थे, तो हम्म। उसमें एक लाइन लिखी थी, मेरे को अभी तक याद है, और कहीं कहीं ना कहीं वो लाइन दिमाग में छप गई मेरे, कि यदि आपकी सफलता की कोई सामाजिक उपयोगिता नहीं है तो आपका सफल होना एक तरह व्यर्थ है, से व्यर्थ है। बेकार है। तो मुझे कहीं न कहीं वो लाइन एक्सेप्ट हुई, मुझे लगा कि उस पैरामीटर के अंदर सिविल सेवा सबसे फिट बैठती है। जहाँ आप अपने लिए भी बहुत कुछ कर सकते हो, और साथ के साथ समाज के लिए भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, सही बात। और एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हो। तो कहीं न कहीं सिविल सेवाओं में जाने का जो मेरे दिमाग में वो चीज़ बहुत पहले से आ गई थी। जब मैं 11वीं-12वीं में था तभी मेरा ये था कि नहीं, सिविल सर्वेंट बनना है। पर परिस्थिति ऐसी बनी कि बीच में मैं खुद भी थोड़ा पढ़ाई से विमुख हो गया, चीज़ें अदर इंटरेस्ट की वजह से। फिर ग्रेजुएशन मैंने, जैसे आपने बताया कि 65 से मैंने ग्रेजुएशन किया, तो वो काफ़ी कम परसेंटेज थे, जैसे ग्रेजुएशन करने के बाद में फिर जिस तरह की आर्थिक परिस्थिति नहीं थी, तो ऐसा लगा कि नहीं, मुझे पहले जॉब सिक्योर करनी थी। सही बात। तो फिर मैंने जॉब के लिए तैयारी की कि एक सरकारी नौकरी हो जाए, उसके बाद मैं तैयारी करूँगा। और फिर मेरा ये, तो वो कहीं न कहीं दिमाग में पहले से बीज था कि नहीं, करना है, और वो इस वजह से फिर मैं कभी छूटा भी तो वापस से पकड़ ली मैंने चीज़ें। कौन सा अटेम्प्ट आपका इस बार था ये? मेरा 2023 वाला सेकंड अटेम्प्ट था। 21 में भी मेरा प्री हुआ था, मेंस मैंने तैयारी नहीं की थी उस टाइम। अच्छा। तो तैयारी नहीं करनी थी क्योंकि उसका रिजल्ट मुझे पहले से पता था कि इसमें तो अपन फेल होने वाले हैं। तो आप पर मेंस क्लियर नहीं हुआ उस टाइम? हाँ, वो मेंस क्लियर नहीं हुआ, लेकिन जो 23 का जब मैंने मेंस दिया था, तो कुछ परिस्थिति ऐसी बनी थी कि मतलब क्योंकि मैं जब मेरी स्टार्टिंग में सेकंड ग्रेड की पोस्टिंग वो जालोर हुई थी, और जालोर होने की वजह से क्या हुआ, जालोर वहाँ क्या, ऐसे टाइम था, बाहर था एक तो, फिर 10 से 5 का टाइम स्कूल टाइम था, और सही है। 4 महीने मिले थे उस वक्त भी, 4 साढ़े 4 महीने, 10 से 5 स्कूल टाइम था, तो पूरा दिन स्कूल में निकल जाता। उसके अलावा खाना वाना ये वो करके, तो एक तरह से मैंने गिव अप ही कर दिया था। अच्छा। तो वो कहीं ना कहीं एक चीज थी, मतलब जब मैं 23 की तैयारी कर रहा था, तो जब 23 से जब 21 में जब मैंने मेंस लिखा, ट्यूशन ऐसे थे, आते थे, लेकिन क्योंकि पढ़ाई नहीं की, तो ऐसा लगा कि यार अपन पढ़ते ही तो अपना हो जाता है। मैं जानना चाह रहा हूँ, जब आपने इस तरफ आपका ये रुझान था, एलडीसी, उसके बाद आपका सेकंड ग्रेड, फिर आपने सोचा कि यार मुझे प्रशासनिक सेवा में जाना है, समाज के लिए कुछ ना कुछ करना है, ये आपका एम्बिशन था। ये जो चीज आपके दिमाग में आई, ये किसी से आप इंस्पायर थे ऑलरेडी, या फिर आगे चलकर आप इंस्पायर हुए? पहले क्या होता है, जब छोटे होते हैं तो हमें बहुत सी चीजों के बारे में पता नहीं होता है। हमें बस जो कोई कह देता है हम उससे और चल पड़ते हैं। तो जब शुरुआती दौर में तो ऐसा था कि लोग कहते थे कि कलेक्टर बनना होता है, शुरुआती दौर में ऐसा ही था, मतलब कि लोग कहते थे कि नहीं, कलेक्टर बनना होता है, आरएस बनना होता है, तो कहीं ना कहीं वो विश्वास होता है। पर बाद के सालों में जैसे जैसे समझदारी आई, अपने आसपास के इन्वायरमेंट को देखा, प्रशासनिक व्यवस्था को देखा, लोगों को देखा, अपने में से लोगों को बनते हुए देखा, वो चीजें कहीं ना कहीं क्लिक करती गई कि नहीं यार, कि पहले तो खुद की समझ गई कि प्रशासनिक सेवा होती क्या है, तो उसने इंस्पिरेशन बनाए रखी कि नहीं यार, प्रशासनिक सेवा में जाना। दूसरा फिर जैसे गांव से ही लोग लग रहे थे, मतलब उसके बाद जहाँ जैसे मैंने तैयारी की, तो साथ के दोस्त भी लग रहे थे, तो कहीं ना कहीं हर चीज वो थी, उन सब चीजों में गिव अप नहीं करने देता था कि नहीं, करना है। करने दो मुझे बताओ, आप एक इन्वायरमेंट जो होता है, कितना आप योगदान मानते हैं इन्वायरमेंट का, अपना जो इन्वायरमेंट है उसका? एनवायरमेंट का बहुत बड़ा योगदान होता है शुरुआती सालों में, किसी भी व्यक्ति के जीवन में शुरुआती सालों में, पे आनुवंशिकी का प्रभाव ज्यादा होता है। अच्छा।
जैसे जिस पर वो अनुवांशिक के प्रभाव की वो होता है शुरुआती सालों के बाद 16-18 साल तक 20 साल तक। तो 18 साल या पोस्ट मैरिज बाद में होता है कि आपके इन्वायरमेंट का ज्यादा प्रभाव हो जाता है और आप देखोगे कि एक व्यक्ति का व्यक्तित्व आप देखोगे तो आप पाओगे कि वो अपनी जेनेटिक और अपने इन्वायरमेंट का ही प्रोडक्ट है। सही बात। तो जैसा आपका इन्वायरमेंट, हाँ, पर वो ऐसा नहीं कि हाँ आप ये कर सकते हो कि, पर उसको बहाना नहीं होना चाहिए कि मेरे पास इन्वायरमेंट नहीं है तो मैं ये नहीं कर। आप उस इन्वायरमेंट को बदलने की कोशिश करो या आप उस इन्वायरमेंट से दूर हो जो आपकी हर्डल बन रहा है आपकी ग्रोथ में, अगर आप बाधा बन रहा है। मैं ये चीज जानना चाह रहा हूँ, इन्वायरमेंट और जीन दो चीज होती है। जीन को हम चेंज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इन्वायरमेंट आपने बोला भाई आप चेंज कर सकते हो और जो आपके मतलब रुकावट आ रही है उसको आप हटा सकते हो उस चीज से। जीन का और इन्वायरमेंट का दोनों का बैलेंस किस प्रकार से देखते हो आप? मुझे मेरा मानना है कि यदि जीन जीन का रोल तो होता ही है, पर यदि आदमी थोड़ा सेल्फ अवेयर रहे और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को स्टडी करे तो वो जो जेनेटिक जो उसकी जो कोर है उसको वो बदल सकता है। मतलब वो चाहे कि मैं, हाँ, अगर वो चाहे कि नहीं मेरी व्यक्तित्व में ये गलती है, शुरुआत में तो अपन थोड़ा नेचुरली बिहेव करते हैं, पर यदि वो देखे कि नहीं ये मेरे बिहेवियर में चीजें गलत है चेंज कर सकते तो अब चेंज। जैसे मेरा बताता हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता था बचपन में, अभी भी आता है पर पहले बहुत ही ज्यादा था। अच्छा। तो विद द टाइम मैंने देखा कि ये चीज गलत है तो मैंने उसको थोड़ा कोशिश की कम करने की। तो ऐसा है कि अगर आपकी व्यक्तित्व में आपको करने लगती है तो आप बदल सकते हो प्रैक्टिस के साथ। करण भैया सबसे पहले बात करता हूँ प्रीलिम्स परीक्षा की। आज का अपना कोर जो है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, उसके बारे में कुछ बात रहने वाली है। तो मैं जानना चाह रहा हूँ प्रीलिम्स का किस प्रकार से आप प्रीलिम्स को देखते हो, इतना वाइड सिलेबस रहता है, उसको किस प्रकार से आप मतलब मैनेज करके चले? क्या प्रीलिम्स के साथ साथ आपने मेंस को भी दिमाग में टारगेट कर रखा था कि यार भाई मेंस भी साथ में होना चाहिए, जो टॉपिक में पढ़ रहा हूँ वो प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस का भी कवर हो? क्या ऐसी आपकी रणनीति थी? आप बताइए कि प्रीलिम्स की आपकी क्या स्ट्रेटजी थी? प्रीलिम्स का सबसे पहले तो आपको ये होना चाहिए, मेंस तो दिमाग में रखना चाहिए, सही बात, पर कहीं ऐसा नहीं हो कि आप मेंस को साथ लेने के चक्कर में प्रीलिम्स में फेल हो जाए। ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है ना। तो आपका पहले होना चाहिए कि मुझे क्वालिफाई करना है। दूसरा ये कि प्रीलिम्स की तैयारी के दौरान आप पाओगे कि जो जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है ना, साइंस हो गई, है ना, ये काफी सब्जेक्ट हैं कम से कम जो वो मेंस में एजीटी पूछे जाते हैं। सही बात। तो आप जो प्री को अगर अच्छे से पढ़ लोगे ना तो कहीं ना कहीं आप मेंस का वैसे भी कर रहे हो कर, मतलब फिर आप जैसे ही आपका प्री हो जाता है आप जो मेंस के सब्जेक्ट है उनको उठा लो पहले। अधिकतर लोग गलती करते हैं कि प्री में जो पढ़े फिर जैसे मेंस आया फिर मेंस के ऊपर पढ़ने लगे। हो सकता है वो कोई टेस्ट सीरीज की वजह से ऐसा करते हो या कुछ ऐसा किन्हीं और कारणों से करते हो, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। आप प्री पढ़ो, जैसे प्री कंप्लीट हुआ आप मेंस पढ़ो। और दूसरा ये कि अगर आपको मेंस की तैयारी करनी है तो आप, अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, प्री के जैसे 2-3 महीने बचते हैं और इससे पहले से आप थोड़ा मेंस देखते रहो। सही बात है ना, उससे पहले जैसे प्री का नोटिफिकेशन आता है या कुछ भी होता है आप पूरी जान से और आपको लगता है कि आप प्री इजीली क्वालिफाई कर सकते हो, आपको लगता होते हैं कॉन्फिडेंट बहुत सारे खुद का होता है, तो फिर आप उसमें कोई सा भी हिंदी अंग्रेजी जैसे साथ में लेके कर सकते हैं। आपको मेंस की तैयारी भी करनी है ना तो प्री के साथ में आप हिंदी अंग्रेजी ले सकते हो, क्योंकि बाद में क्या होता है हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं ज्यादा, उस तरह से नहीं पढ़ पाते जिस तरह से आता है। सही बात। मैं जानना चाह रहा हूँ करण भैया, प्रीलिम्स का इतना वाइड सिलेबस रहता है, मेजर जो योगदान रहता है करंट अफेयर्स का, मैं आपसे पर्सनली जानना चाह रहा हूँ, आपने अगर कोई कैंडिडेट शुरुआत से अगर आरएस की कोई तैयारी करना चाहता है आज से, तो मेनली प्रीलिम्स के लिए क्या करना चाहिए और कौन से सब्जेक्ट को आप स्कोरिंग मानते हो? प्रीलिम्स के लिए आप सबसे पहले करो, देखो सीधा सीधा सा आप सबसे पहले तो पीवाईक्यू लिखो पुराने क्वेश्चन और देखो कि क्या ट्रेंड है, कहाँ कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। अब जैसे अपन राजवंश के पीछे बहुत बात हैं, उसका बड़ा सिलेबस है, वहाँ से जैसे 1-2 क्वेश्चन आते हैं, है ना। इकोनॉमिक सर्वे में से आ जाते हैं अच्छे खासे क्वेश्चन, तो आप करंट पे फोकस कर सकते हो, इकोनॉमिक सर्वे फोकस कर सकते हो, टेक का जो करंट है उस पर फोकस करो आप। रीजनिंग अच्छे नंबर देती जाती है, रीजनिंग इजी हो जाती है, मैथ नहीं भी आती तो रीजनिंग तो अपन कैसे सीख सकते हैं। तो मैथ में ये नहीं कहूँगा, मैथ थोड़ा रीजनिंग आप अच्छे से कर सकते हो। तो थोड़ा टेक वाला पोर्शन हो गया। ज्योग्राफी सीधी आती है, सही चीज है, ज्योग्राफी बहुत सीधी आती है। हिस्ट्री में इनमें क्या जैसे क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कथन और निष्कर्ष के, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आप हिस्ट्री के पीछे इतना मत भागो, उसमें आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन कर लो, वो सीधा आ जाता है। तो जो हिस्ट्री फैक्चुअल चीजें हैं उनको आप कवर कर सकते हो। आप ये देखो कि सीधा ये ज्योग्राफी सीधी फैक्चुअल पूछी जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो,
सही चीज है। कॉन्स्टिट्यूशन में सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते कंसेप्ट हैं, लाते हैं, सही बात। तो वो आपके कंसेप्ट अच्छे क्लियर होने चाहिए, आप उनको ठीक है। रटने के लिए आप थोड़ा समझो कि कैसे क्या चीजें होती ताकि वो मेंस के अंदर आपको हम्म। बेनिफिट दे। और आप बस सीधा से रखो कि आपके दिमाग की एक लिमिट है, आप बहुत ज्यादा मत भागो इधर उधर, ये फैक्ट्री याद कर लो वो फैक्ट्री। जैसे राजस्थान पॉलिटी में पूछे जाते हैं किसके कार्यकाल में मुख्य सचिव कौन था, सही किसके बात है। कार्यकाल में प्रधानमंत्री वो मुख्यमंत्री कौन था, ऐसा। हम्म। अब वो वहां से एक क्वेश्चन आएगा और उसके चक्कर में आप 500 फैक्ट रहते हैं, इसका कोई तुक नहीं है मतलब। तो आप स्किप करना भी सीखो, आप छोड़ना सीखो कि यहाँ से इनपुट कितना और आउटपुट क्या आने वाला है। ये सबसे बड़ी बात है कि क्या पढ़ना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना। हाँ हाँ, और आज आपने चीज बताई, बिल्कुल तो छोड़ना भी चाहिए कुछ ना कुछ। बिल्कुल छोड़ना चाहिए। आप ये देखो कि जैसे आप जैसे कोई भी सही टॉपिक ले लो, जैसे विधानसभा का टॉपिक ले लो, विधानसभा का टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है और फिर भी विधानसभा में क्वेश्चन आता है ये। तो आप लास्ट टाइम में आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो कम टाइम में जो ज्यादा कवर हो रहा है आपका उसको पढ़ लो आप पहले। उसके बाद आपके पास टाइम बचता है तो आप जो टॉपिक है उनको देखो, बड़े टॉपिक। और कुछ फेवरेट टॉपिक होते हैं, आप देखना कभी भी सिलेबस उठाओगे, पीवाईक्यू उठाओगे, आप देखोगे कुछ फेवरेट टॉपिक है उनके। सही चीज है ना, जैसे वो पता है पंचायती राज उनका फेवरेट है। तो वैसे पंचायती राज क्वेश्चन आना में ही है। वो पूछते ही हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में भी जैसे उनको हाई कोर्ट बड़ा पसंद है, तो उनको हाई कोर्ट से पढ़ते हैं, है ना, प्रस्तावना से सवाल आते ही हैं। सही चीज है। तो उस तरह से आप थोड़ा देखिए, एनालिसिस करिए कि कौन से टॉपिक छोटे हैं, वहां से क्वेश्चन लगातार पूछते जा रहे हैं। मतलब आप पीआई के ऊपर जोर देने की बात कर रहे हाँ, हैं। मैं कर रहा हूँ पीवाई की अच्छे से करो और आप रिसर्च करो। मेरा ये देखो अब्राहम लिंकन की कविता है, यदि मुझे कविता जैसे कोटेशन है कि यदि मुझे 8 घंटे यदि किसी पेड़ को काटने के लिए दिए जाए तो मैं 5 घंटे केवल अपने पिताजी को दार देगा। दार दूंगा। तो आप रिसर्च करिए, मेरा ये है कि आप पढ़ते रहते हो लेकिन आप रिसर्च नहीं कर रहे हो कि कहाँ से क्या पूछा जा रहा है। आपको नहीं लगता आजकल का जो प्रीलिम्स है थोड़ा यूपीएससी बेस्ड होने जा रहा है, होने लग गया मतलब? हाँ, ये मैं कह सकता हूँ थोड़ा यूपीएससी बेस्ड हो गया, पर आप ऐसे समझो ठीक है, क्वेश्चन कठिन आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे वो किसी को नहीं आ रहे, और कट ऑफ वैसे भी फिर वो देखो 72 पे आ गई थी। सही चीज। तो आप अब अभी जैसे प्री में क्या हुआ, बहुत से लोग पहले से सोच के गए थे 100 क्वेश्चन करने हैं पिछली बार से, तो वो सोच के दिमाग में रखे गए और वो फेल हो गए। आप ये देखिए कि पेपर के, आप पेपर देखिए, आपने एक बार में जितने और होते कर लिए, आप पहले से मत सोचिए कि मैं इसमें करूँ। पेपर के देखिए कि इस पेपर के हिसाब लेवल से क्या पेपर का पेपर का लेवल क्या और इसके हिसाब से कट ऑफ क्या रहता है। 23 वाला पेपर इजी था इसलिए इसकी कट ऑफ 100 चली गई, 24 वाला कंपेरेटिवली हार्ड था तो इसकी कट ऑफ 72 रह गई। लेकिन अब आप 72 में जहाँ कट ऑफ रहनी, इस पेपर को आप उसमें 100 लाना चाह रहे हो जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आप पहले से कुछ ऐसे दिमाग में लेके मत जाइए। और मेरा मानना है कि तैयारी के साथ साथ तैयारी से भी इम्पोर्टेंट है आप पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हो, कौन से क्वेश्चन छोड़ने होते हैं, कौन से पे आपको तुक्के लगाने, वो चीजें। क्या कभी आपने तुक्का लगाया कोई क्वेश्चन ऐसा कुछ? हाँ, मैं लगाता हूँ और बैठता है इसका। हाँ, मेरा 50% 70% सही रहता है। तो क्या ये आपकी पढ़ाई काम में आ रही है फिर, या फिर इसको भी आप लग से कर पाओगे? नहीं, ये इसमें होता है कि आपके, आप देखो ज्यादा आप पढ़ते हो ना, उसका एक फायदा ये होता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीजें होती है, तो उसका फायदा मिलता है, वो एक्सपीरियंस से आता है मुझे। ऐसा नहीं कि जब मैं 2016-17 में कोई भी एग्जाम दे रहा था तो उसमें मेरे तुक्के सही जाते थे। तो ये होता है एक्सपीरियंस के साथ में आप ऑप्शन कैंसिल करना सीख जाते हो। सही चीज है। और आप सबसे पहले तो तुक्के, आप चारों ही ऑप्शन नहीं आ रहे जिससे आप तुक्के लगा रहे हो, वो गलत है। और आप पहले 50-50 होना चाहिए कम से कम। 50-50 होना चाहिए, कम से कम आप कोशिश करो 50-50 करो। सबसे पहले आप किसी भी एग्जाम में ये मत सोचिए जाओ कि मुझे इसको क्वेश्चन करो, पॉसिबल तो वो करो आप। बस आप जाओ वो प्रेजेंट टाइम में पेपर को एनालाइज करो प्रॉपर तरीके से, उसके बाद डील करो पेपर। और साथ आप ये देखो कि मोस्टली 99% लोग सेम ही सोर्स पढ़ते हैं, मतलब तो 19 के ऊपर नीचे होता है। तो आप ये मान के चलो यदि कोई क्वेश्चन आपकी नजरों से नहीं निकला है ना, तो 99% लोगों को वैसे भी नहीं आ रहा है। अगर आपने तैयारी की है तो आपको इतना होना चाहिए कि ये मेरे को नहीं आ रहा, मैंने कहीं नहीं पढ़ा, उसके बाद फिर भी ये क्वेश्चन आया तो ये शायद ही किसी को भी आएगा, किसी को भी आया होगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन को फालतू इसमें उठाइए क्योंकि उनका कट ऑफ में कोई रोल रहने वाला है नहीं। तो आपका कहना ये है कि सबसे पहले तो आपको पेपर को देखना है, हाँ, जितने क्वेश्चन आपको आते हैं उतने आप करने पहले करो, और साथ ही आप इस पे गोला लगाते चलो जिन क्वेश्चन को आप को 50 का लग रहा है। अच्छा, है ना। फिर जैसे एक बार पेपर हो गया, आप गिन लो कि कितने क्वेश्चन हुए, फिर आप उस पेपर के हिसाब से अपनी एक एस्टिमेट, जिस भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो उसके एस्टिमेट कटो अपने दिमाग में रखो। सही चीज है। तो पेपर में पेपर अटेम्प्ट करना बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बजाय कि आप कितना पढ़ते हो। पढ़ने का रोल, नॉलेज का रोल, और ये जब आएगा जब आप पीवाईक्यू सोल्व करते हो, पीवाईक्यू सोल्व करो, आप पेपर निकालो। टेस्ट सीरीज भी ऐसे ही दिया करो, टेस्ट सीरीज में केवल देख के नंबर लाने के लिए आप टेस्ट सीरीज को अलग अलग तरीके से अटेम्प्ट करो। ये मान के चलना चाहिए भाई आज ये पेपर है
एक टेस्ट सीरीज में आप गए, आपने पहले सारे क्वेश्चन कर लिए, फिर आप बोले करो, कभी आप 25-25 क्वेश्चन ला लो, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसमें टिकते लगो, फिर घर आके देखो कि कहाँ उस आंसर सीट से कहाँ आपने सिली मिस्टेक करी है, या कौन से क्वेश्चन थे जो आप कर सकते थे सही, या कौन से क्वेश्चन में आपने क्या लॉजिक लगाया, उत्तर क्या निकला है ना। और क्वेश्चन को देख के डरना नहीं होता है, सबसे पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो और ऑप्शन के थ्रू कोशिश करो कि यहाँ मेरे को कुछ मेरी जो पूर्व ज्ञान है वो काम में आ सकता है या नहीं। हम फोकस कर रहे हैं प्रीलिम्स पर, पर एक चीज जानना चाह रहा हूँ कि इसके लिए कोचिंग कितनी कारगर है? क्या कोई कोचिंग से ही प्रीलिम्स कवर कर पाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, कोचिंग काफी मायनों में हेल्पफुल भी रहती है और कुछ मायनों में नुकसानदेह भी रहती है ना, ऐसा नहीं है। और बहुत सी बात ये डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, मतलब है ना। देखो, तैयारी का किसी का कोई एक स्टैंडर्ड तरीका हो ही नहीं सकता, मेरा तो ये सही बात मानना था। हर इंसान की अपनी आईक्यू होती है और उसकी अपनी समझ होती है, और उसको खुद को पता होता है मुझे कौन से सब्जेक्ट इंटरेस्ट है, कौन से अच्छे से आते हैं, कितने घंटे में मुझे चीजें याद होती है, कितने घंटे में नहीं होती, या कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो सब्जेक्ट, जो आपकी जो कमजोरियां, उन पे आपको ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। अब कोचिंग में अच्छी चीजें कोचिंग वाले पढ़ाते हैं और आपका सिलेबस कवर होता है। जहाँ तक कोचिंग की बात रही, तो ऐसा नहीं कि केवल कोचिंग से ही होगा, हेल्पफुल रहती है, पर आप ब्लाइंडली उसको फॉलो मत कीजिए। आप अपनी कमजोरियों पे अपनी स्ट्रेंथ पे काम कीजिए। मैं जानना चाह रहा हूँ, आप अपने जीवन के अंदर कोचिंग का किस प्रकार का योगदान देखते हो? मैं पॉजिटिव पॉजिटिव तरीके से देखता हूँ। जैसे मैंने स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी ज्वाइन की थी, हालांकि मैंने वहाँ पे फाउंडेशन भी ज्वाइन किया था, पर मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था क्योंकि कोरोना आ गया था। कोरोना के बाद मेरी जॉब लग गई थी, तो मैं फिर जॉब में कंटिन्यू किया, बट फिर भी मुझे एक आइडिया हो गया कि कहाँ से पढ़ना होता है, कैसे पढ़ना होता है। साल 1.5 साल वहां से पढ़ाई करी, क्योंकि हर कोचिंग में साल 1.5 साल लग जाता है। फिर जब एग्जाम आएगा वो किसी और नोट्स के पीछे भागेंगे। अब आप मतलब दिमाग में इस तरह से एडिटिंग नहीं होती है। आपने जो नोट्स पढ़े आप उनको पढ़ो पहले, वो अच्छे से याद है, उसके बाद आप किसी और सोर्स पे जाओगे। मतलब डायरेक्टली आपको स्किप नहीं करना चाहिए, हाँ, पढ़ रहे हो उसको रेगुलर पे आप हाँ, उसमें वैल्यू एडिशन कर दो। आप 1.5 साल तक कोई एक चीज पढ़ रहे हो और 1.5 साल बाद में कोई एक दोस्त आके कहता है कि ये किताब ज्यादा बढ़िया है, और मैं तो देखो इतने साल हो गए, हर नोट्स में 10-20% की बातें आगे पीछे होती है, वरना 80%, 90% चीजें सेम ही होती है, बस लिखने का तरीका बदला होता है, चीजों को अच्छे से व्यवस्थित किया हुआ होता है। इसके अलावा ऐसा मेरे को तो नहीं लगता है कोई बहुत मेजर चेंज आ सकता है। और मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप जो भी बता रहे हो, हाँ, ये 101% आपके अंदर जो घटित जीवन में घटित हो हाँ, रही है हाँ, वो चीज आप बता रहे हो। बिल्कुल, मैं बिल्कुल मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ, इमेजिनरी एक मेमोरी होती है, हाँ, समझ पा रहे हैं आप चीज हाँ, को? बिल्कुल, भाई कहीं आपके पेज में कुछ लिखा हुआ है हाँ, या फिर डायग्राम टाइप में आपने कुछ बनाया हो, हाँ, बिल्कुल, जैसे मतलब संसद है तो किस प्रकार से आपने उसका फ्रेम बनाया, बिल्कुल। तो इस चीज को किस प्रकार से देखते हो आप? इसको मैं आपके पीछे वाले क्वेश्चन से रिलेट करना चाहूंगा कि 1.5 साल तक आपने एक चीज पढ़ी, अब आपके दिमाग में छप गई, काम मैं करूँ नहीं, कितना सोच ले, आपको सबसे पहले जो आपका दिमाग है ना वहां जाएगा जो आपने 1.5 साल का है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप एक ही चीज पढ़े, उसी में वैल्यू एडिशन करो, है ना। अनलेस की तो बहुत ही शानदार ही कोई नोट हो तो वो अलग चीज है, बाकी आप उसी चीज को पढ़ो, उसी में वैल्यू एडिशन करो और उसी को बार बार पढ़ते रहो, उसी को रिवीजन करते रहो, और आपको लग रहा है कि उसमें कुछ कमी है तो उसमें फिर वैल्यू एडिशन करते अलग अलग किताबें अलग पढ़ने के पढ़ने बजाय से ये किताब पास पास करना है, बिल्कुल, ये आपको मानना है? बिल्कुल मेरा यही। क्या आप अपने अंदर एक चीज देखते हो, भाई ये चीज मुझे नहीं, मतलब ये चीज मैं नहीं करता तो आज में ये होता, ऐसा रिग्रेट आपके दिमाग में आता है कभी ऐसा कुछ? हाँ, मतलब था, मतलब अगर ये मैं कहूँ 18वीं रैंक लाने से पहले मेरे को एक रिग्रेट था। जब मैं एलडीसी बना था तो मैं सेक्रेटरीट सर्विस में था LDC, और जयपुर जैसी जगह पे सेक्रेटरीट में मैं एलडीसी, वहाँ प्रमोशन चेंज भी अच्छी थी, बट मैं आरएस के लिए मैंने फिर सेकंड ग्रेड ज्वाइन कर ली और मैं जालोर चला गया। तो वो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा लगता था कि यार वो गलती मैंने कर दी, शायद मैं सेक्रेटरीट सर्विस में होता, जयपुर ही होता तो चीजें ठीक थी। तो वो रिग्रेट मुझे सबसे ज्यादा होता है। जॉब के साथ में आपने अपनी तैयारी को किस प्रकार से कंटिन्यू रखा? ये बहुत सारे लोगों का कमेंट है कि यार टीचर थे भाई, सुबह से शाम तक आप स्कूल में भी रहते हो, बिल्कुल। उसके बाद में घर को भी आपको मतलब परिवार को टाइम देना पड़ता है, उसके बावजूद आपने अपनी तैयारी को किस प्रकार से कंटिन्यू रखा? देखो, मुझे लगता है कि अगर आपको कोई चीज करनी है ना, तो फिर चीजें बाकी चीजें इतनी मैटर नहीं करती। अगर आपके दिमाग में है कि नहीं करना ही है मुझे, तो जो मुश्किल था, कभी कभी ऐसा होता था कि 10 बजे स्कूल गए, 5 बजे से आए, 5 बजे आके किताब उठा रहे, तो थोड़ा मुश्किल तो था चीजें, मतलब ऐसा नहीं था कि, बट फिर भी ये हुआ कि क्योंकि मैंने जब तैयारी कर रहा था तो मैं लगातार, जो स्कूल में ही होता है कि आपके बीच में 1.5 महीने की तैयारी जाती है, फिर 7:30 से 1 का टाइम होता है, 1 के बाद में आपके पास काफी टाइम लगता है। थोड़ी दिक्कत आती है जब 10 से 5 का टाइम होता है,
तो वहां फिर आप थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करो और शाम को आते ही आप बैठ जाओ, मतलब एनर्जी, और आप अपनी एनर्जी को थोड़ा वेस्ट करने से बचाओ इधर उधर। तो वो तो हालांकि थोड़ा मुश्किल तो था वो चीजें, बट फिर जब जैसे फिर फ्री का भी मैंने इसके साथ ही किया, मतलब फिर जब मेंस हुआ, मेंस के शुरुआती टाइम में भी विधानसभा इलेक्शन की वजह से छुट्टियां नहीं मिल पा रही थी, तो शुरुआती टाइम को फिर भी मेंस का ऐसे ही किया, पर जब एग्जाम पोस्टपोन हो गया फिर भी मैं स्कूल ही जा रहा था। फिर जब मैंने मार्च के आसपास मैंने कहा नहीं है, फिर 4-5 महीने फिर मैं मार्च के आसपास विदाउट के होके जयपुर चला गया, और 4 महीने में लगातार फिर वहीं रहा, और जितना मैं कर सकता था उसकी तैयारी करी। हाँ। मेरा खुद का सवाल है, ईमानदारी से बताना, आप कितने घंटे आपने एक जगह बैठकर कितने घंटे पढ़ाई करी आपने? मैंने जब अगर मैं कहूँ लास्ट के जो 4 महीने थे, अप्रैल मई जून जुलाई है ना हमारे 2023 24 की 24 24 घंटे चौबीस के अंदर, वो 4 साढ़े 4 महीने मैं मतलब रफली 12 से 14 घंटे पढ़ रहा था कंटिन्यू। 4 महीने से 4 साढ़े 4 महीने मेरा ये होता था कि 12-14 घंटे तो एवरेज में पढ़ ही लेता। और ये कंसिस्टेंसी आपके अंदर कैसे? सिलेबस इतना बड़ा है, आपको पता है आज आप इस दिन कवर नहीं करोगे आगे तक कवर नहीं होना है, वापस 20 दिन नंबर नहीं आना है। तो दूसरा चीज ये था कि क्योंकि मैं काफी टाइम स्कूल में इनमें खराब कर चुका था, तो मेरा ये था कि बस वो होता है ना घोड़े की तरह लगा के मतलब पढ़ना है, तो बस वो चीज थी क्योंकि सिलेबस ही कवर नहीं हो रहा था मेरा। तो मेरा ये है कि आप जहाँ खुद को देखना चाहते हो और अगर आप वहां नहीं हो, ये इनफ मोटिवेशन, इसके अलावा कोई दूसरी मोटिवेशन की नहीं हाँ, है। बार बार आपके दिमाग में ये चीज आती थी कि मुझे ये बनना है, ये बनना है और मुझे ये चीज आज करनी वहां है। तक नहीं हूँ मैं, हाँ तो हाँ, उसके लिए मेरा मुझे प्रयास करना होगा। उससे भी जो बड़ी चीज थी कि मेरा एक था कि देखो सफलता है, सफलता पास फेल आपके हाथ में नहीं है। मेरा बस ये था कि जो 21 में जब मैं फेल हुआ तो मुझे फेल होने का दुख नहीं था, मैं तैयारी नहीं करी आपने? हाँ बस मुझे ये दुख था यार मैं बिना तैयारी फेल हो गया। तो मुझे अभी भी जब 23 में जब मेरा मेंस का रिजल्ट आ रहा था तो मैंने खुद को एक सेटिस्फेक्शन था मेंस लिखते वक्त भी और रिजल्ट के दिन भी कि जितना मेरे से हो सकता था मैंने वो किया। अब मेरे से अगर पास फेल हो जाऊँ तो मुझे इस चीज का रिग्रेट नहीं था। इस चीज को मैं लेके चलता हूँ, शहर और गांव को बैलेंस करके चलता हूँ। जो कैंडिडेट गांव में रहकर तैयारी कर रहा है और जो बाहर रह के तैयारी कर रहा है, दोनों को आप किस प्रकार से देखते हो? तो कितना मेरा योगदान रहता है दोनों का? मेरा मानना है कि देखो घर पे क्या होता है, बहुत सारे आप जिस गांव स्पेशली गांवों में क्या होता है, आप भी मानोगे कि गांवों में एक तरह की थोड़ी सी नकारात्मकता है कुछ चीजों को लेकर फैली हुई है ना। दूसरा ये होता है कि वो मतलब गाँवों के अंदर क्या होता है कि उस तरह का माहौल नहीं मिल पाता। बच्चा क्या करता है, घर परिवार में बैठा है, घर में कुछ काम आ गया है ना, घर की परेशानियां, गाँवों में अपने परिवारों में आपस में कितनी सारी चीजें होती है। कभी आपके साथ हुआ ऐसा, मतलब कभी आपको मतलब टोन कसा गया हो ऐसा, मतलब कभी नहीं ऐसा हुआ? नहीं डायरेक्टली मुझे ऐसा कहा नहीं गया, मतलब फील होगा पर कभी हाँ आपको? पर फील बहुत होता था, मतलब कि कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि ये चीज शायद डुएबल नहीं हो इसके लिए, है ना, कि ये शायद कर पाए नहीं कर पाए। तो वो उनकी बात करने के तरीके से डायरेक्टली तो कभी किसी ने कहा नहीं, झूठ नहीं बोलूं, पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता था। या जो जो स्टूडेंट जो थे जिनका आईक्यू लेवल या जो वैसे इंटेलिजेंट रहे मेरी क्लास वगैरह में, तो वो थोड़ा उस तरह से कारण भी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि लोगों को आपसे मतलब ज्यादा उम्मीद हो, पता ना कई बार कि यार आपका जो आईक्यू लेवल है उसके हिसाब से लोगों को रहता है ना कि यार ये बंदे को ये होना चाहिए, हाँ हाँ। इस हिसाब से देखते हो आपको, और आपको लग मैं रहा तो हो। मेरा तो एक मैं तो चीजों को पॉजिटिव तरीके से लेता हूँ, मतलब और अच्छी चीज है। अगर आप मैं तो कह रहा हूँ अगर आप नेगेटिव तरीके से लो और नेगेटिव तरीके से लेके भी आप मेहनत करने लग जाओ तो उसमें वो ज्यादा बढ़िया चीज है। और आपको लग रहा है कि वो चीज नेगेटिव तरीके से लेने के बाद में आपको बेनिफिट मिल रहा है पढ़ने में, बेनिफिट मिल रहा है पढ़ने तो में, ले लेना आप चाहिए। देखो मैं कहूँ ले लो नेगेटिव तरीके से, आप तो पढ़ लो और आप अपना काम निकालो, मेरा तो ये है ना। अब आप जैसे अगर मैंने एक नेगेटिव तरीके से भी लिया और मैंने उस चीज को अपनी मेहनत में लगाया, उसको एक तरह से मेरा स्कूल बना लिया और अब मैं लग गया, तो तुझे ठीक होगी ना, क्या फर्क पड़ गया है कि मैंने किस तरह से लिया है। मैं पर्सनली आपसे सवाल जानना चाह रहा हूँ, जो भी आपके मित्र है, जहाँ तक मुझे आइडिया है, सारे जॉब में नहीं, हम्म। अधिकांश जॉब में है, अधिकांश जॉब में दो नहीं है, तीन जब है गांव ना? की बात करते 2-3 मित्र ही मेरे हैं। लेकिन उसके बावजूद आपने आज तक उनको ये फील नहीं दिया कि यार मैं जॉब में हूँ या मैं आपसे बड़ा हूँ, मतलब किस प्रकार से आप इस चीज को मेंटेन करते हो? सब एक होती है ना, मतलब सफलता, सफल होना तो बड़ी बात नहीं है, सफलता को बचाए रखना बड़ी बात मैं होती तो है। खुद को वैसे को बड़ा आदमी मानता ही नहीं हूँ, तो मतलब जब आप मानते हो तब आप ऐसा सोचते हो, तो मैं तो ऐसा सोचता ही नहीं हूँ। तो आप जो कह रहे हो तो मुझे सुनने में ही अजीब लग रहा अजीब है लग रहा है, सही बात है। कि आप अपने आप को नहीं मानते आप? मैं मानता ही नहीं हूँ, मतलब मुझे लगता है हम सब ह्यूमन बींग है, मेरा ये मानना है, सब इंसान है कोई। और सफलता सफलता ऐसा है कि बहुत सारे फैक्टर होते हैं, मतलब इसमें ये है कि ठीक है आपको आपका परिवार ठीक मिला, आपको थोड़ा एजुकेटेड मिल गया, आप डायरेक्शन का डायरेक्शन मिल गई, थोड़ा सा आपको सपोर्ट मिल गया, है ना, भगवान ने आपको आईक्यू दिए, जैसे अपन बात करते हैं भगवान ने आपको थोड़ा दिमाग दे दिया, इसमें कहीं से कहीं तो आपका रोल ही नहीं है, मुझे मैं तो मानता हूँ।
आप सच में आपका कहीं रोल नहीं, आप कैसे दिखते हो कोई रोल नहीं, आपका आईक्यू लेवल क्या है आपका कोई रोल ये नहीं। किसी दूसरे की देन है। बिल्कुल ईश्वर की देन है या नेचर की देन है। सही बात। तो जो चीजें जिनमें आपका रोल ही नहीं उन पे आप कैसे कमेंट कर सकते हो, मैं तो ये मानता हूँ। आप जीवन में किससे इंस्पायर होते हो? बहुत सारे लोग हैं, मैं तो लिस्ट बनाऊँ तो 100 लोग गिना दूंगी। मतलब अगर पर्टिकुलर गांव के लेवल पे बात करूँ तो अपने जो भाई साहब है जो RS है, नगेंद्र जी नगेंद्र जी सोलंकी, बचपन में उनका मेरा काफी प्रभाव रहा उनका। बाद के सालों में जब मैं कॉलेज में पढ़ने गया था, जहाँ रेंट पे रहता था वो एक पॉलिटेक्निक में लेक्चरर थे सर। तो शैलेंद्र जी, हाँ, तो वो शैलेंद्र सर का बहुत रोल था। मेरे मम्मी पापा का बहुत ज्यादा, मतलब अपने माता पिता को जब देखा मैंने, अगर मैं कहूँ आप मेरे व्यक्तित्व में अगर कुछ अच्छी बातें देख पाते हो तो कहीं ना कहीं वो आपके माता पिता के माता योगदान। पिता का ही रोल है। हाँ, मैंने अपने मेरे पिता जैसे गांव के सरपंच गए हुए थे, और उसके बावजूद उन्होंने, मैंने उनका नेचर देखा, वो कभी इस तरह से वो चीजें नहीं करते। उनमें खुद में एक विनम्रता है, तो वो चीज मैंने उनसे सीखी कि यार मतलब कि कैसे विनम्र रहना होता है। मेरे बड़े भैया हैं, उनमें 1% नहीं है वो, और जैसे मैं तो अभी अब जाके आदत बनाऊं, वो पिछले 5 साल से डॉक्टर है मतलब। और फिर भी वो कभी ऐसे, कभी उनको उन्होंने अपने प्रोफेशन को उस तरह से बिहेव नहीं किया कि मैं उनसे किसी को आपके तो, फैमिली के इन्वायरमेंट से आया हाँ आपके घर में। बिल्कुल एग्जैक्टली फैमिली एनवायरमेंट। करण भैया, नेक्स्ट बातचीत हम करते हैं मेंस को लेकर। हम्म सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आंसर राइटिंग जो लोगों के अंदर फोबिया रहता है, हम्म। पढ़ना प्लस आंसर राइटिंग, ये दोनों चीजें होती है, किस प्रकार आप बैलेंस करके चलते हो चीजों को? पढ़ने के बाद आंसर राइटिंग करनी चाहिए या साथ साथ आपको आंसर राइटिंग करते रहनी चाहिए, किस प्रकार से देखते मेरा हो आप? मानना है कि आंसर राइटिंग आपको ऐसे कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए, पहला तो आप लिख के पढ़ो, मतलब आप लिखने का पेपर है, तो आप अलग से कोई आंसर राइटिंग नहीं करनी है आपको, आप बस लिख के पढ़ो उसको। जो पढ़ रहे हो उसको लिख के पढ़ो जो, आप। हाँ, जो पढ़ रहे हो कोई परिभाषा याद की है आप उसको एक बार लिख लो। और ऐसा नहीं उसको, और अच्छा तो उसका तरीका एक ही बढ़िया, आप लिखने के लिए ना 2 नंबर 5 नंबर 10 नंबर की क्वेश्चन के फॉर्म में वो आती है, आती है कॉपी आती बुकलेट, आती है है, कॉपी आती है। उससे क्या होता है, आपको थोड़ा आपका दिमाग तैयार हो जाता है उसके लिए। तो आपको 2 नंबर की कोई पहली बात है आती है तो 2 नंबर में जाके लिख लो। आपको कोई 5 नंबर की कोई चीज, आपको एक मटेरियल की, उसको 5 नंबर में जाके उस कॉपी में जाके लिख लो। अच्छा, कोई चीज बहुत बड़ी लग रही है, जैसे बहुत सारे टॉपिक है तो 10-10 पेज में जाके उनके नोट लिखे हैं, पर आप कुछ सोचो लिखना तो आपको 20 लाइन ही है लास्ट में, तो ज्यादा से ज्यादा उसमें से क्या पूछ लेगा, 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा। तो आपको लिखना तो आपको कोई भी जो टॉपिक बड़ा लग रहा है बहुत ज्यादा, आप उसको 10 नंबर का एक तैयार कर लो, और अगली बार जब पढ़ लो 10 नंबर में उसको पढ़ लो, वहीं से पढ़ लो जो 10 नंबर में लिखा है। तो मेरे जो ज्यादातर जो मैंने चीजें तैयार की वो ऐसे ही तैयार करी, कॉपी लेके आया, 2 नंबर में लिख रखी है चीजें, 5 नंबर में लिख रखी है। जैसे सोशोलॉजी में बहुत सारे है, एक एक 1.5 पेज के नोट्स हैं, तो मुझे बताइए 5 नंबर में पूछेगा सोशोलॉजी में 5 नंबर से बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, तो फिर मेरा उसका उत्तर 5 नंबर में पहले लिखा हुआ था। फिर जब वो टॉपिक पढ़ने की बात आई तो यार मैं सीधा 5 नंबर का जो मैंने लिखा हुआ था वहीं से जाके पूछा। सिलेबस भी छोटा हो गया, नोट्स भी छोटे हो गए, और पढ़ने में भी आसानी हो गई, और आपको ये भी समझ में आ गया कि लिखना कैसे है। फिर बस आप टेस्ट दे लो, संडे जो भी टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन कर रखी है वो टेस्ट दे लो, वहां अच्छे से लिखते हो। फिर आप देखो वहाँ कहाँ क्या मेरी ये टॉपर्स की कॉपी आ जाती है, जैसे किसी भी कोचिंग जो अपनी जो टॉप 5 टॉप 10 वाली कॉपी डालती है, उनको ऑब्जर्व करो कि उन्होंने क्या लिख रखा है, ऐसा है कि उनको सेम चीज में ज्यादा आंसर मिले, मेरे को कम मिले। उसके बाद में आप टेस्ट सीरीज के आंसर जरूर पढ़ेंगे, आप लिख तो आए वहां पे, आपकी कॉपी भी चेक हो क्या देगा, लेकिन आप टेस्ट सीरीज को जरूर पढ़ो मेरे मान। टेस्ट सीरीज दो, कम से कम 2 बार टेस्ट सीरीज पढ़ लो, आपने जितने भी टेस्ट दिए ना 2 बार उस टेस्ट सीरीज को पढ़ लो। बस सिंपल है, आप लिख के पढ़ो, मतलब इससे और कोई मैं भी। ये जानना चाह रहा हूँ, मतलब अप्रोक्सीमेटली कितनी कॉपियां पढ़ दी आपने लिखने को लेकर? लिख लिख के आपने पढ़ाई हाँ करी होगी, हाँ हाँ, कितने पेपर आपने मतलब बुकलेट आपने ये मैंने भर दी शायद मतलब? ज्यादा नहीं तो, ज्यादा तो नहीं बनी ना, शायद 14-15 बुक। जब पूरा अपने सिलेबस के हिसाब से। हाँ मतलब मैं तो ऐसे बीच में लिखता रहता था, रफ अच्छा। कॉपी बनाती थी, तो बस वो रखी रहती थी। तो पहली बात है आपकी 2 नंबर वाले में जाके लिख देता है, कुछ भी 5 नंबर का है उसको 5 नंबर लिख देता है, कोई चीज बहुत बड़ी लग रही है तो उसका 10 नंबर का तैयार कर लेता है। फिर अगली बार जब पढ़ना होता है, तो जैसे राजस्थान के ओजगी पादप एक टॉपिक ठीक है, है। तो मुझे पता है राजस्थान के ओजगी पादप को कभी पर्टिकुलर इस पादप नहीं पूछेगा, पूछेगा कि 5 नंबर में आप राजस्थान के ओजगी पादप बताओ, 10 नंबर में बताओ। अब ओजगी पादप आप पढ़ोगे तो राजस्थान में बहुत सारे ओजगी पादप पर कोई 2.5 3 4 पेज में जाए, तो फिर मैंने 10 नंबर में उसके नोट तैयार करिए 10 नंबर में, तो फिर अगली बार ओजगी पादप पढ़ने के, और ऐसे बहुत सारे टॉपिक है आपके पास। देखो, जैसे मैं आप मूल अधिकार पढ़ोगे फिर आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। सही बात। हम लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे आएंगे सामान्य से जिनको आप 10 नंबर का तैयार कर लो।
वो क्या, वो आप अगली बार पढ़ोगे कि वो दिसंबर वाले क्वेश्चन को ही पढ़ लो, आप अलग से मत पढ़ो। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो पहला पेपर अपना है, हम्म, हिस्ट्री से आती है, इकोनॉमिक्स आती है, इसमें हाँ, समाजशास्त्र भी आती है, समाचार इतना वाइड सिलेबस रहता है, तीनों चीजों को बैलेंस करके कैसे चला मतलब चले आप? मैं फिर वही चीज है कि आप देखो, थोड़ा मैं पूरा मेंस के बारे में गाइड कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ी क्लियरिटी हो। आप क्या करो, सिलेबस आपके पास है ना। अब जो पिछले दो पैटर्न में मेरा, इस वाले में जो इंटरव्यू बोले मैंने 2023 का है ना, तो थोड़ा मैं और बता पाऊंगा। दोनों मैंने पेपर दिए। देखो करंट का रोल है, पर करंट ऐसा भी नहीं, आप खुद सिलेबस उठाओ और देखो कि करंट कहाँ कहाँ पूछा जाए। करंट कहाँ पूछ सकता है, वो इकोनॉमिक्स में पूछेगा। इसके अलावा उसके पास पॉलिटी में स्कोप है, टेक में पूछ लेगा, टेक में पूछ लेगा, और आईआर में स्कोप। और मुझे बाकी कोई सब्जेक्ट लग नहीं रहा जहाँ से वो करंट पूछ सकता है, कहीं भी नहीं। आप देख लेना सिलेबस में, है ना। बस ये तीन चार सब्जेक्ट, तो आप इनका करंट देखो ना। आप क्यों इधर उधर का करंट देख रहे हो? स्पोर्ट्स में पूछ सकते हैं, एक स्पोर्ट्स का वो ले लो, उसके अलावा करंट का स्कोप है बचता नहीं है। ठीक है, पहले 2018-21 तक ये था कि छोटे सब्जेक्ट सीधे जो सिलेबस में वहां से पूछे जाते थे, पर अब ऐसा रहा नहीं। अब आप छोटे सब्जेक्ट को कहने को छोटे सब्जेक्ट है क्योंकि 20 नंबर के, पर अगर आप उनके नोट देखोगे तो वो एथिक्स और पब्लिक के नोट्स के बराबर उनके नोट्स आ जाते हैं। तो आप देखो 20 नंबर, आप इनपुट आउटपुट मेथड काम में कि मैं इसमें एनर्जी कितनी, टाइम कितना कंज्यूम कर रही है, इसका आउटपुट क्या है। मैं कह रहा हूँ आप कहीं से भी पढ़ लो, आप फिर भी है ना 120 नंबर के जो बनते हैं, तो आप फिर भी 45-50 से ज्यादा नहीं आएंगे आपके अच्छा के छह सब्जेक्ट में। तो मेरा है कि 18-21 तक छोटे सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देना ठीक है, तो 2023 और 2023 के इसमें मैं कह सकता हूँ कि आप छोटे सब्जेक्ट को जरूरत से ज्यादा इम्पोर्टेंस मत दीजिए। आप बस उनको रेगुलर थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए, जो सिलेबस में लिखा है उनके इधर उधर के नोट्स के पीछे बगने से कोई। मैं सब्जेक्ट की बात करूँ, पॉलिटी सॉरी ज्योग्राफी और टेक की बात करूँ, तो करंट को आपने कैसे इंटीग्रेट किया इन दोनों को साथ मिलाकर? और कोई एग्जांपल जो आपको मतलब जो याद आ रहा हो दोनों सब्जेक्ट को लेकर, कोई मतलब किस प्रकार से आप कोऑर्डिनेट करके करते हो चीजों को, करंट कैसे आपने उसके अंदर इंटीग्रेट किया? नहीं, वो जो इस बार का जो पैटर्न था ना, उसमें उन्होंने सीधे सीधे ही क्वेश्चन पूछ रहे थे, मतलब ऐसे जिसमें कोई अपने को डालने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने सीधा टेक कार करंट का पूछ रखा था, सीधा ही जो करंट में जो चीजें चल रही थी सेम चीजें उन्होंने पूछ रखी थी, तो वो क्योंकि पढ़ा हुआ था तो लिखने में आता नहीं था। सही बात। हम क्या करते हैं, टेक में उपग्रह याद कर रहे हैं, कक्षाएं याद कर रहे हैं, डिफेंस में पता नहीं कौन कौन सी मिसाइल है वो याद कर रहे हैं। और जब आप खुद पैटर्न देखो वहां से कुछ मैं ये नहीं कह रहा कि वो मत पढ़ो, लेकिन आप उन चीजों को सेकेंडरी रखो। आप पहला आपका प्रायोरिटी बनती कि आप करंट को ज्यादा महत्व दो, मतलब टेक में हो गया, पॉलिटी में हो गया, है ना, इसमें क्या नाम, स्पोर्ट्स वगैरह हो गया। स्पोर्ट्स में हो गया, है ना, जहाँ से सीधे क्वेश्चन बन गया। और मेंस करने का सबसे बढ़िया तरीका, आप छोटे सब्जेक्ट को थोड़ा कम वेटेज दो, कम इंपोर्टेंस दो, मतलब आप जो कोर सब्जेक्ट है, जो तीसरा पेपर जो अपना आता है जिसमें पॉलिटी आती है, उसके अलावा उसमें स्पोर्ट्स भी आता है, योगा भी आता है, ये सारी चीज उसमें आती है, यानी कि हार्ट ऑफ द मेंस इस पेपर को हम बोल सकते हैं। बिल्कुल। ये किस प्रकार से मतलब आपके लिए डिसाइसिव साबित हुआ नहीं हुआ ये पेपर? मुझे लगता है कि शायद ये तो मार्क्स आने के बाद बता पाऊंगा, लेकिन कल ही मैं किसी से बात कर रहा था तो मुझे भी लगा कि शायद थर्ड पेपर मेरा काफी बढ़िया था, मतलब उसमें मैंने क्या किया कि जो 2023 में जो थर्ड पेपर था उसमें मैंने सीधे बड़े क्वेश्चन जाके किया था ताकि मेरा टाइम बच जाए। और छोटे क्वेश्चन ऐसे आए थे जो वैसे किसी को नहीं आ रहे थे, पर जिसने शुरू से स्टार्ट किया उसके छोटे भी बिगड़ गए, बड़े भी बिगड़ गए, पर मैंने सीधे क्या किया, जाके बड़े अटेम्प्ट कर लिए था। तबीयत अच्छी थी, सीधी आई थी, तो इसको करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। बिहेवियर और लोग अच्छे से याद कर रखे थे, तो उनको भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप थोड़ा सा चीजों पे थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग भी करना चाहिए आप चीजों की, क्या अपन लिख सकते हैं। जैसे वो भारतीय देवता की स्थिति पूछी थी एक लेक्चर में, तो आप थोड़ा सोचिए कि अगर इसने लोग का कोई टॉपिक पूछा है तो ऑब्वियसली इसने सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछा होगा, तो आप थोड़ा सोचिए कि भारतीय देवता क्या हो सकते हैं। फिर वो होता है कि विधिक व्यक्तित्व ये है, मतलब जो विधिक व्यक्तित्व का उदाहरण है, वो आपकी इसके सारे अधिकार प्राप्त है, जो एक विधिक व्यक्तित्व का अधिकार। तो आप तो अब ये क्वेश्चन आता है सबको, तो थोड़ा सोचा नहीं कि वो गलत हो गया। जैसे एक संस्कृत का एक श्लोक आया था स्पोर्ट्स इन योगा में, तो मुझे लगा यार ये योग का श्लोक है, तो ऐसे मैंने ब्लफ किया कि यार ये हो सकता है पतंजलि के योग सूत्र से लिया गया हो। वो चीज भी सही भी थी, वो आपने कोरिलेट करी। तो इस तरह आप चीजों को देखोगे समझोगे तो आप, मुझे लगता है देखो नॉलेज होना अलग चीज है और चीजों की अंडरस्टैंडिंग होना अलग चीज है। तो आप इस बात को मानते हुए आपने जो थर्ड पेपर जो है वो डिसाइसिव साबित हुआ? थर्ड एंड फोर्थ मुझे लगता है कि मेरा, आप नॉलेज सबके पास है, आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए और आपकी जो नॉलेज है उसको पेपर में यूज कीजिए, उसको यूज करना सीखिए। नॉलेज सबको है, मैं मानता हूँ जो भी इंटरमीडिएट की तैयारी करा सबको नॉलेज है। जो फेल हुआ, जिनकी बीच में गए थे, जिनकी टॉपर थे, उन्होंने, मुझे लगता है नॉलेज का कोई इतना अंतर नहीं है। तो पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, और जो आपके पास नॉलेज है उसको आप अधिकतम से अधिकतम वहां डालने की कोशिश कीजिए। करंट पे मैं चौथे पेपर की बात करूँ
जो इस मेंस परीक्षा का एक कोर रहता है, मतलब जैसे हार्ट ऑफ द मेंस तो तीसरा पेपर हो गया, लेकिन चौथा पेपर भी कुछ कम नहीं है। इसमें लैंग्वेज आती है, और अपने राजस्थान का जो मतलब बैकग्राउंड है, आप जानते हो रूरल बैकग्राउंड है, और लैंग्वेज जो पोर्शन रहता है वाकई कमजोर रहता है। क्या आपके लिए ये जो चौथा पेपर है वाकई डिसाइसिव साबित हुआ? अगर हुआ तो किस प्रकार से हुआ? और जिनका कमजोर है क्या क्या उनको मतलब मेजर ध्यान देना चाहिए? और आप इस चीज को बता के चलना भाई कि कौन सी चीजें रटने की है, जिनको रटना ही है प्रॉपर अपने को। मेरा मानना है कि जैसे पूरा फोर्थ पेपर में मैं मानता हूँ कि किसी हिंदी वाला पोर्शन पूरा ही रखना चाहिए। आप ग्रामर अच्छे से रख लीजिए, है ना। जैसे उसमें मुहावरे लोकोक्ति आती है, आप उनके एग्जाम्पल पूछते हो, अर्थ नहीं पूछते, तो आप एक काम कीजिए, आप रियल लाइफ एग्जाम्पल लीजिए, बजाय कि आप उनके जो बुक में जो एग्जाम्पल लिखे हैं, आप अपने आस पड़ोस को देखिए, आपके जो मित्र है, परिवार है, और आप देखिए कि वो कौन से, वो जो उसमें जो चीजें दे रही थी वो किस आदमी से देख रही है। अच्छा, उसको कोरिलेट करते हो आप? तो मैं वहाँ कोरिलेट करता हूँ, है ना। पेड़ तो जमीन, याद कर पा रहे हो आप? हाँ मैं बिल्कुल ऐसे, जैसे पेड़ जमीन पर न पड़ना। अब आप अपने किसी भी दोस्त को ले लीजिए जिसको नौकरी के बाद थोड़ा ऐसे आ जाए, तो आप उसका उसको ये लग दिमाग में लीजिए कि जब से कोई भी नाम ले लीजिए, जैसे सुरेंद्र की नौकरी लगी है, उसके पेड़ जमीन पे नहीं पड़े, मतलब आप सही बात है, उसको कोरिलेट ताकि आपको याद नहीं करना पड़े। सही बात करना, कितने एग्जाम्पल याद करेगा, ये होगी चीजें। उसके अलावा अब आप देखो, मैं बताऊँ मेंस निकालने का मेरा एक दो लाइन में अगर मैं बताऊँ कि आप निकाल दो, मेरे लिए दो बार चीजें काम करिए। आप बस ये कीजिए कि जो सीधे चीजें पूछी जाएगी, देखो अब आपको पता है कि ज्योग्राफी सीधी पूछी जाएगी, एथिक्स आती है, मतलब आपकी एथिक्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थोड़ी सी, तो एक करंट पूछा जाएगा, है ना, इसमें से आएगा। इसके अलावा जैसे पॉलिटी अपन कह सकते हैं, अगर आपकी थोड़ी बहुत करंट, और अगर आपको पॉलिटी की जो कंसेप्ट हो अच्छे हैं तो आप पॉलिटी कर लेते हैं। तो जो चीजें हिंदी इंग्लिश सीधी पूछी जाएगी, है ना, ये ऐसे मान सकते हैं कि किसी नोट में से या जिस बुक से भी आप पढ़े हो उसमें से आने ही आने। तो जो चीजें 100% आपको पता है कि एग्जाम में आनी, उनको आप अच्छे से कर दीजिए, और साथ में थोड़ा बहुत करंट अच्छे से पढ़ लीजिए, चीजों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लीजिए। मेरा मानना है कि आप आराम से आरएफ में निकाल सकते हैं। फोर्थ पेपर के अंदर हिंदी और इंग्लिश, हिंदी का आपने बता दिया, इंग्लिश का किस प्रकार से देखते हो आप? किस प्रकार से किसको तैयार करनी है इंग्लिश? इंग्लिश तैयार करने का मेरे को दो ही तरीके, अगर आप दो चीजें करोगे डेफिनेटली आपकी अंग्रेजी, मेरा मानना है, सही हो जाएगी। पहला तो आप ट्रांसलेशन लिखे, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। अपन क्या, जैसे 80 नंबर की अंग्रेजी आती है, अपन जो 20 नंबर का जो ग्रामर वाला पोर्शन है उसके जगह फोकस कर देते हैं, और 60 का जो कंपोजिशन है उसको छोड़ देते हैं। आप एक बार ग्रामर छोड़िए, आप ट्रांसलेशन पे मेहनत कीजिए। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट आप करोगे तो इससे होगा क्या कि आपकी वोकेब तैयार हो रही है, टेंस तैयार हो रही है, आपकी प्रपोजिशन कौन सी लगनी है वो तैयार हो रही है, जब कुछ भी आर्टिकल आपके तैयार हो रहे हैं, है ना, और आपको इंग्लिश लिखना भी आ रहा है साथ के साथ। तो अगर आप ट्रांसलेशन रोज के 10 से 15 लाइनों के ट्रांसलेशन अगर आप लिखोगे, आपकी बहुत अंग्रेजी में सुधार होगा। एक तो ये चीज कर लो, और दूसरा आप ये कर लो कि रोज एक पेज, ज्यादा नहीं, डेली एक पेज लिखो मन से अंग्रेजी में, कि आप क्या करो, कुछ भी लिख लो, सुबह से शाम तक जो भी आपके साथ घटित हो रहा है उसके बारे में लिखने की कोशिश करो। मतलब अधिकांश जो कैंडिडेट है, एस्पिरेंट जो है, उनको फोबिया रहता है, हिंदी तो कवर कर लेते हैं, इंग्लिश का आप दोबारा से इस बात पे जोर देके बताइए कि इंग्लिश को अगर मान लो किसी को बिल्कुल नहीं आती है तो किस प्रकार से उसको इंग्लिश तैयार करनी चाहिए? एक लाइन में अगर आप बताना चाहो किसी चीज देखो को। बिल्कुल जीरो से अगर स्टार्ट करना चाहो ना, तो एक बार पहले आप टेंस अच्छे से कर लीजिए। अगर आपके टेंस अच्छे हो गए, टेंस के बाद में आप थोड़ा वोकेब पे मेहनत कीजिए। टेंस और वोकेब होने के बाद में मुझे नहीं लगता है कि कोई समस्या आएगी। और फिर आप मैं वही तरह फिर ट्रांसलेशन पे जाइए, और डेली एक पेज अपने मन से लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि भाषा तो सीखी जा सकती है। मुझे लगता है अगर कोई चीज पूरे सिलेबस में कोई कुछ सब कुछ सीखना ईजी है तो वो भाषा है, मतलब बस ये है कि पिछले 6 सालों से आपके उस फोबिया को निकालिए, और आप देखिए कि अगर आप 1-2 महीने बाद में जैसे आपको रिजल्ट आने लग जाएंगे ना, मतलब आपको सुधार दिखेगा, आप ऑटोमेटिकली चीजें सीखिए, कर लोगे। थैंक यू सर। तो एक चीज मैं जानना चाह रहा हूँ, सोशल मीडिया जो है इसको आपने किस प्रकार से बैलेंस किया? वो आपके मतलब जीवन में किस प्रकार से एक रामबाण साबित हुआ, और किस प्रकार से आप इस चीज को देखते हैं? मैं देखो पर आपकी बात से सहमत हूँ। मेरा मानना है कि सोशल मीडिया तो आपको तैयारी के दौरान थोड़ा दूर ही रहना चाहिए, है ना। हाँ, व्हाट्सएप तो जैसे अपन कम्युनिकेशन के लिए काम है। अच्छा, मेरे तो ये व्हाट्सएप, आप बाकी सब टेलीग्राम तो सब रखते ही हैं, है ना। बस बाकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इंस्टाग्राम। आपने स्किप किया इंस्टाग्राम को? मतलब हाँ, मैंने दोनों की फेसबुक इंस्टाग्राम मैंने दोनों स्किप करी। इंस्टाग्राम मैंने लगभग 3 के बाद से ही डीएक्टिवेट कर दिया था। अच्छा, 3 के टाइम पे, और जब जब फिर मेरा मेंस हो गया उसके बाद मैंने उसको एक्टिवेट किया। मतलब आप मानते हो इस बात को भाई कि ये वाकई टाइम खराब करते हैं?
मेरा मानना है कि सोशल मीडिया तो ये सबसे मिनिमम है, अगर आप तैयारी कर रहे हो और कर सकते हो। अलग अगर ये इतना सा भी मिनिमम आप नहीं कर पा रहे हो तो मेरा मानना है कि आपकी जर्नी गलती से कुछ ऐसे दी। मेरा मानना है फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह कोई कुछ भी नहीं है, वहाँ आपको लग रहा है कि इसके मैसेज आ जाएंगे, ऐसा हो गया होगा, यार कुछ भी नहीं। जिसको कांटेक्ट करना होगा वो बड़ा आपने लगे तो उनसे ही कर लेगा। तो ये तो मिनिमम आप सोशल मीडिया से तो दूर रहिए। कौन कौन सी बुक्स आपने प्रीलिम्स के लिए पकड़ी और कौन कौन सी मेंस के लिए? प्रीलिम्स का तो मोर और लेस कहीं से भी अपन कर सकते हैं। मेंस का बताइए कौन कौन सी बुक्स आपने प्रेफर करी, फर्स्ट पेपर के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए और फोर्थ के लिए? देखो मेरा ये है कि देखो बहुत सारी चीजें हैं, है ना। स्टार्टिंग में जो मैंने शुरुआती जो मैंने पढ़ाई करी थी जब मेरा एग्जाम था, उससे पहले मैंने मोस्टली स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पढ़े थे स्टार्ट। फिर बाद उनसे मेरे बेसिक्स हो गए, वो अच्छे से याद हो गए, फिर मैंने चीज़ों को थोड़ा फिक्स किया। तो फिर पॉलिटी में जैसे मैंने स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स के साथ में फिर मैंने इसके अपने लक्ष्मीकांत जैसे पढ़ी थी। इसके बाद जैसे फर्स्ट लक्ष्मीकांत थोड़ी मतलब बड़ी हो जाती है, पर आप उसको देखो स्टैंडर्ड बुक को आप ना रेफरेंस के तौर रेफरेंस को यूज करना चाहिए। रेफरेंस के तौर पे काम नहीं है। आपको कोई कंसेप्चुअल दिक्कत आ रही है तब जाके आप उनको पढ़ते हैं। इसके अलावा जैसे फर्स्ट पेपर में बात करूँ, है ना, तो हिस्ट्री में मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए तो एनसीईआरटी की किताबें पढ़ी। वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने वहाँ से करी थी। इंडियन हिस्ट्री के लिए सॉरी राजस्थान हिस्ट्री के लिए मैंने ये अपने जो स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स थे वही पढ़े थे। और जो मैं बताऊँ ना सबसे बढ़िया है कि आपको बहुत सारी चीजें नोट आप टेस्ट सीरीज पढ़ो। नोट्स में जो नहीं लिखा हुआ टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन वो चीजें पूछी जाती है ना। आपको आप जितनी टेस्ट सीरीज के आंसर पढ़ोगे ना आपको रेडीमेड आंसर मिल जाएगी। तो आपको फिर कोई बुक बुक नहीं भी पढ़ोगे ना तो भी आपको भी काम चल जाएगा, क्योंकि वो टेस्ट सीरीज में आपके पास क्वेश्चन है उसको अच्छे से आपका आंसर लिखा है। फिर इकोनॉमिक्स के लिए मैंने जैसे इकोनॉमिक्स के लिए जो अपन करेंट पे मोस्टली फोकस होते हैं, तो मैंने सीधा इकोनॉमिक्स सर्वे से खुद के जो नोट्स बनाए मैंने इकोनॉमिक्स सर्वे लिए। और जैसे कि कहाँ से 10 नंबर का क्या क्वेश्चन है, 5 नंबर का है, योजनाएं जैसे स्प्रिंग बोर्ड में प्रोवाइड कराई दी गई है। ठीक है। सोशियोलॉजी मैंने सुरेश पुरोहित सर है हमारे, अच्छा इनके नोट पे एनसीईआरटी किसी ने बना देते थे। तो सोशियोलॉजी ऑडिट मैंने सुरेश पुरोहित सर के नोट पे दे। ठीक है। और एक मैनेजमेंट में मैंने स्प्रिंग बोर्ड के नोट पे दे। एथिक्स ये फर्स्ट पेपर हो गया। हाँ। फिर एथिक्स में आया। एथिक्स में मैंने स्प्रिंग बोर्ड के नोट के साथ में कनेक्ट के जो नोट है उनको वैल्यू एडिशन करी थी। उसके बाद टेक का करंट और साइंस और टेक थोड़ा मैंने स्प्रिंग बोर्ड पढ़ा था। ज्योग्राफी में मैंने स्प्रिंग बोर्ड से पढ़ी थी। पॉलिटी में जो इंडियन पॉलिटी है उसमें मैंने बताया कि लक्ष्मीकांत के साथ में नोट। और जो राजस्थान पॉलिटी है उसके लिए राहुल चौधरी की किताब आती है, राहुल चौधरी सर। अच्छा। वो राजस्थान पॉलिटी मुझे लगता है सबसे अच्छी किताबें में से है। राहुल चौधरी सर की किताब मैंने पढ़ी। अच्छा आपने हिंदी ग्रंथ अकादमी की यूज नहीं करी? नहीं हिंदी ग्रंथ अकादमी, एक गणेश सिंह मीणा की बात। हाँ। उसके बाद में पबेड में फिर जो डीवीजे सर के स्प्रिंग बोर्ड के वो नोट्स पढ़े थे। स्पोर्ट्स का करंट पढ़ी मैंने। लो भी मैंने स्प्रिंग बोर्ड, तो मोस्टली मेरा 70% स्प्रिंग बोर्ड था। लिखने पे ज्यादा ध्यान दिया, राइटिंग मेरी अच्छी थी, लिखने पे ज्यादा मैंने फोकस किया और चीजें याद रही थी। क्योंकि आप समझो आपकी दिमाग की एक क्षमता, आप उतना ही पढ़ो जितना आप रिविजन कर पाओ। एक लाइन में तो मैं यही कहूंगा, आप पढ़ दो पढ़ने के लिए आप फ्री हो, आप तय पढ़ लो। रिवीजन आप कितने टाइम करते थे, कितने टाइम का आपके? मेरा एक ही होता था कि जैसे जो दिन भर का पढ़ा है तो मैं थोड़ा शाम को थोड़ा आधा घंटा देखता था कि अपन दिन भर में क्या पढ़ा है, बिल्कुल फास्ट फास्ट। एक मेरा ये होता था कि अगले 3-4 दिन के लिए उससे वापस, और फिर वापस अगले 15 दिन के अंदर वापस 2-3 दिन। मेरा मतलब रिवीजन एक सौ मल्टीपल रिवीजन और लिखने की प्रैक्टिस। सिंपल, ये आपने किया बस सिंपल। जितना चीजों को सिंपल रखोगे उतना आसान रहेगा, जितना कॉम्प्लिकेटेड करो। हमने प्रीलिम्स की बात कर ली, मेंस की बात कर ली। अब जब आपने मेंस लिखा उस टाइम में आपके कॉन्फिडेंस था दिमाग के अंदर कि यार मैं वाकई क्लियर कर पाऊंगा? पेपर जब आप लिख के आए थे उस टाइम 99% तो मुझे होता है। रैंक का क्या था आपके भाई, कहाँ तक पहुंच जाएगी रैंक? मेरा ये था कि जब मैं मेंस लिखा तो अंदर से क्या था कि इंटरव्यू कॉल हो जाएगा, मतलब फिर भी 1% थोड़ा लक वाला मैं रखता हूँ। फिर जो भी आया तो हो गया। फिर जब इंटरव्यू देके आया, इंटरव्यू मेरा मुझे लगा मेरा एवरेज इंटरव्यू था। तो फिर मेरा ये था आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया था? नहीं, मतलब मुझे पता नहीं, मुझे को अपने को नहीं पता होता है अच्छा। तो मेरे हिसाब से एवरेज मुझे ये था कि जिससे मैंने तैयारी करी थी इस तरह की चीज, जो मेरा जो क्योंकि मैं टीचिंग लाइन से टीचर हूँ और मैंने मैथमेटिक्स से हूँ, इसके अलावा तो मुझे लगा था कि मुझे स्कूल डिपार्टमेंट से, टीचिंग से, करंट से, आईआर से, इनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, पर उन्होंने उनको छोड़ के बाकी सब पूछा। मतलब कोई ऐसा सवाल जो आपको मतलब पेचीदा लगा हो और इसका आप जवाब नहीं दे पाए हो बोर्ड के अंदर? हाँ, ऐसे 2-3 सवाल थे। मतलब
एक तो उन्होंने, जैसे मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस से करी थी, तो मैं हायर क्वालिटी के 2-3 क्वेश्चन पूछे थे, पर वो मुझे आई नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन पूछा, वो आ गए। तो क्वेश्चन था जैसे कि राजस्थान में सरकार रिपीट क्यों नहीं होती है, तो मैंने 2-3 आंसर दिए, लेकिन शायद मेरे आंसर से सेटिस्फाइड नहीं थे। ऐसी चीजें थी, पर इंटरव्यू का मुझे ऐसा था कि मेरा यही था, अगर इंटरव्यू में मुझे अच्छा नंबर मिलते तो मुझे ये था कि अंडर 400-500 अगर लग सकती है, अगर इंटरव्यू में अच्छे नंबर दे दिए। अच्छा, और अगर नहीं दिए तो फिर मुझे लगता है कि यार पता नहीं कहाँ जाके स्पेंड करनी है। आप और बिल्कुल 18वीं एक्सपेक्ट नहीं रैंक, कर रहे थे इस चीज को भाई, 20 आपकी रैंक मतलब टॉप 20 में मेरे को एक जाएगी। दो दोस्त ऐसे कहते भी थे कि डबल डिजिट में रहेंगे। तो एक बार मैं बीएम चाहता है कि अंडर 50 होगा, और एक दो और दोस्त भी कहते थे कि मतलब डबल डिजिट में रहेंगे। पर मुझे उनका, उसमें उनका स्नेह प्रेम ही नजर आता था, मुझे उसमें ये नहीं लगता था कि यार ये आप यकीन नहीं कर पाओगे, लेकिन नहीं। हम जब बात करते थे, हमारा भी ग्रुप है, अर्जुन है ना, अर्जुन तो हम जब जरूर। भी बात करते थे तो हम ये बात करते थे कि यार 101% करण भैया का टॉप 20 का हमने कभी जिक्र नहीं किया, लेकिन टॉप 50 के अंदर करण भैया का जरूर होगा। ये मैं पक्का विश्वास था सच में। मुझे, मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि शायद चीजें ऐसे ही काम करती है, वो एनर्जी काम करती है शायद आपके लिए, पता नहीं किसकी जुबान पे कोई सरस्वती कब विराजमान है। तो आपकी जुबान की सरस्वती विराजमान रही है, तो जो मुझे काम कर रही है। मेरा तो वही है फिर भी कि एनर्जी थी, क्योंकि यूनिवर्स ने ये चीज की है, उसने मेरे अंदर ऐसा कुछ भी रहता मैं एक सवाल वापस पूछ रहा हूँ, आपका इंटरव्यू को लेकर बोर्ड के अंदर आपका कॉन्फिडेंस और नर्वसनेस दोनों का लेवल क्या था उसके अंदर? मेरे जितने भी आप मॉक देखोगे, मॉक इंटरव्यू है ना, एक आधा कोई छोड़ दो यूट्यूब पे, तो सब में मैं नर्वस दिखेंगे, और शायद कुछ लोगों को ऐसा लगे भी कि यार ये पता नहीं क्या कर रहा है, बट इतना मैं श्योर था कि वहां मैं काफी कॉन्फिडेंट था। और शायद मुझे लगता है वो चीज मेरे लिए सबसे सबसे ज्यादा वर्क करी इंटरव्यू। अभी तो मार्क्स आए नहीं है, मार्क्स आने के बाद पता चलेगा कि इन्हें क्या मिला है, कितने नंबर मिले। बट वहाँ ये चीज सबसे बड़ी थी कि वहां मैं कॉन्फिडेंट था, मतलब। तो वाकई बोर्ड जजमेंट करता है, मतलब आपकी मतलब टेस्ट करता है बोर्ड आपको, मतलब यार के नॉलेज कितना है, या फिर आप बिहेवियर एज ए बिहेवियरल आपका क्या सीन है मुझे मतलब मुझे इस ये बात लगता है कि जो भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं थोड़ा सा बताऊं कि देखो, नॉलेज का स्तर, तो नॉलेज सेकेंडरी चीज होती है किसी भी इंटरव्यू में। नॉलेज नॉलेज इंटरव्यू, जैसे इंटरव्यू में क्या होता है कि वो नॉलेज, इंटरव्यू में पर्सनैलिटी असेसमेंट होता है, नॉलेज सेकेंडरी चीज होती है। ज्यादातर इंटरव्यू में जैसे जो गलतियां मैंने भी की थी तैयारी के दौरान, वो तो मार्क्स आने के बाद पता चलेगा कि क्या मार्क्स आए, बट फिर भी मुझे लगता है कि गलतियां मैंने करी। नॉलेज के पीछे अपन बहुत पढ़ जाते हैं इंटरव्यू, इधर से भी पढ़ ले, ये भी बता दी, ज्यादा आंसर देना नॉलेज वो कोई काम का नहीं है। आपको लगेगा आपने सारे उत्तर दे दिए और आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हो गया, ऐसा नहीं होता है। आप पहली प्राइम चीजें देखो, अगर वो उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा और आप नर्वस हो गए, अब आपने कितनी बाकी कितने क्वेश्चन आप दे दो, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी का जो गुण है कि ना भी नर्वस हो जाता है, वो निकल के आते हैं, है ना। तो वो वहीं पे आपके नंबर का आते हैं, है ना। आप अगर अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाए और आप कितने अच्छा आंसर देते, लेकिन वो तो पर्सनैलिटी, हाँ। तो तो आप जो भी इंटरव्यू तैयारी कर रहे हैं, आप उसको चाहिए कि उसको अच्छे से एंटर करना, एग्जीक्यूट, है ना, ट्रीट करना, कम्युनिकेशन, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, कॉन्फिडेंस, इन चीजों पे मेहनत करनी चाहिए, और बाद में आप अपनी नॉलेज के साथ में कंटिन्यू करते हैं। लेकिन आप केवल और केवल नॉलेज के बेस पे जा रहे हैं, आप कितने अच्छा इंटरव्यू, मुझे लग जाए कि आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है। आप सिस्टम के अंदर रहकर आपने चीजें देख, और अब इस सिस्टम का आप हिस्सा बनने जा रहे हो, चलाने जा रहे हो सिस्टम को, क्या सुधार आप करना चाहोगे? देखो अभी तो जब मैं ज्वाइन करूंगा, देखो अभी तो क्योंकि कहना बहुत कठिन काम, बट फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि स्पेशली बच्चों के लिए मेरा फोकस रहेगा कि जो, क्योंकि जो मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ बच्चों से मुझे विशेष लगा, तो मैं कहूंगा कि जो मेरे एरिया में जो बच्चे हैं, जो जिनकी जो सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कारणों की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करूँ, और उसके लिए मैं मिनिमम ये कर सकता हूँ, मैं एजुकेशन पे थोड़ा फोकस करूंगा उनके साथ। और साथ ही इसके अलावा जितने भी सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं अपनी चलती है, तो मेरा ये रहेगा कि उन योजना में अधिक से अधिकतम लाभार्थी को मैं जोड़ूँ, जो जो सही में असली बेनिफिशियरी है, उनको लाभ होता है। हाँ, तो इस तरह से जो पिछड़े लोग हैं, जो समाज के हाशिए के लोग हैं, मेरी इच्छा है कि मैं उन लोगों के लिए काम करूँ। साथ ही ये है कि उनका एक्सेस अच्छे से प्रोवाइड करो, मतलब बहुत सी बार हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स में कैसे ट्रीट करते हैं, कोई गरीब आदमी जाता है, तो मेरा ये रहेगा कि कम से कम कोई मेरे ऑफिस में आए तो मैं इस जो कल्चर को बदल सकूं, कि कोई आए तो उसको प्रॉपर, उसका काम होना नहीं होना बात की बात है, पर उसको कम से कम एक सेटिस्फेक्शन उसको मिलना हाँ चाहिए, उसको एक ग्रेटिट्यूड के साथ मिलना। उसको अच्छे से रेस्पेक्ट मिले,
उसका एक्सेस और वैसे कि उसकी समस्या को कम से कम सुना तो जाए, मतलब उसका अधिकार भी है। अधिकार भी है। इतना मेरा थोड़ा कल्चर को, और ये जो चीजें जो मेरा फोकस है। पहले दिन आप जब ज्वाइन करोगे, खुद से आपको अगर एक वादा करना हो तो क्या करोगे आप? मैं एक अच्छा सेल परफॉर्म करूँ, मेरा कोशिश रहेगी, और मैं इसी बात करूँगा। और करण भाई, हम अपेक्षा करते हैं और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देते हैं इस चीज के लिए कि मतलब आप जहां भी जाओ, एक गरीब वंचित वर्ग और एक अपर क्लास जो लेवल है, दोनों के बीच में एक जो खाई रहती है, उसका आप पार्ट पाओ। समझ पा रहे हैं आप जिनको? दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहना चाहिए, हम आपसे अपेक्षा करते हैं। और ये आपको मतलब हम शुभकामनाएं देते हैं। आप जहां भी जाओ, आपका जो नेचर है, जिस नेचर की बदौलत आप आज यहाँ तक पहुंचे हो, आरएस के अंदर 2023 में आपने 18वीं रैंक हासिल करी है, ये कम बात नहीं है। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, छोटी मोटी बात नहीं है। और ये जो आपका नेचर है, ये मेंटेन रहे, इसी प्रकार से आप रहो, हंसते मुस्कुराते। थैंक यू सुरेंद्र भाई, काफी, एक तो बहुत बहुत धन्यवाद, काफी सालों से आपसे जान पहचान, और हमेशा आप इस जो गर्मजोशी से मिलते हो और ये जो सम्मान और स्नेह दिखाते हो, मुझे लगता करण है भाई, ये आप यही चीजें हैं जो मैं, मेरे साथ ये चीज घटित हुई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप डिजर्व करते हो सच में, वादा नहीं बता रहा हूं मैं। आप इतने नहीं, बहुत कुछ डिजर्व करते हो आप। और जब आप मिलोगे लोगों से, जब आप लोगों के साथ रहोगे, तो मैं ये पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी ये नहीं कह पाएगा आपके बारे में कि यार करण मेघवंशी ऐसे थे, करण मेघवंशी वर्तमान में ऐसे हैं और ऐसे ही रहेंगे। मतलब बिल्कुल यही ये वर्ड आपके दिमाग, मतलब आपके लिए कभी नहीं यूज होगा, मतलब ऐसे थे और ऐसे हो गए। बिल्कुल और मैं हम यही अपेक्षा करते हैं ऐसा कभी नहीं हो आपके साथ, मतलब। थैंक यू सो मच सुरेंद्र भाई, सुरेंद्र पॉडकास्ट पे जरूर ये देख चीज देखिएगा जरूर। और दूसरी चीज है कि जिसको मैं कहूँ कि ये जो स्नेह है, ये जो प्रेम है, ये बनाए रखना, और जो भी मेरे लाइफ की कभी भी कुछ भी सेवा हो, मुझे सेवा का मौका देना। जरूर। एक चीज मैं करण भैया के लिए बोलना चाहूंगा, इनकी नम्रता को, शालीनता को देखकर, इनके अंदर जो ये सहजता है, उसके ऊपर मुझे एक शेर याद आ रहा है। कह रहा है शौर्य दरिया से समंदर का सुकून, जिसमें जितना जर्फ होगा उतना ही वो खामोश होगा। जर्फ कहते हैं गहराई को, और ये गहराई करण भैया के अंदर कूट कूट के भरी हुई है। और उसी की बदौलत आज करण भैया इस पद पर पहुंच चुके हैं। बहुत ज्यादा हमारे लिए एक गौरवान्वित करने वाला पल है, हम सभी के लिए, हमारे गांव वालों के लिए, जूनियर ग्रामवासियों के लिए, हमारे समाज के लिए, और हमारे जो साथी वीडियो देख रहे हैं, उन सब के लिए प्रेरणा है। और अंत में मैं करण भैया आपको मतलब एक मुलाकात करना चाहूंगा। हेलो, नमस्कार लियो। अरे सुरेंद्र, नमस्ते, कैसे हो आप? तू मतलब करण भैया को क्या बोलना चाहेगा हमारे दोनों की तरफ से? प्लीज, हमारे साथ बैठे हैं करण भैया, बातचीत कर। हेलो लियो, कैसे हो? अरे वाह करण भाई, आपको तो सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद। अरे करण भाई, आपका शुक्रिया तो बनता है, लेकिन असली हीरो तो आपकी मेहनत और जो आपने करके दिखाया है वो सच में काबिल तारीफ है। बस थैंक ऐसे ही यू। आगे भी रहे करण भाई, और आगे भी इसी तरह आप चमकते रहे। सुरेंद्र भी आप पर बहुत फख्र महसूस कर रहे हैं, और हम सब भी। तो इसी दोस्ताना माहौल में बातचीत जारी रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो बस हल्की फुल्की बात यही है कि आप जैसे लोगों की कहानी सुनकर बाकी लोग भी बहुत मोटिवेट होते हैं। और सुरेंद्र का भी यही कहना है कि आपको एक बार फिर से ढेर सारी बधाई, और आगे के सफर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको करण भैया के सम्मान में कुछ ना कुछ बढ़िया चीजें बोल दी भाई, प्लीज। जरूर। करण भाई के सम्मान में एक और बात दिल से कहना चाहूंगा कि आप वाकई काबिल तारीफ। सुरेंद्र की तरफ से और मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका ये सफर और भी लोगों को प्रेरित करे, यही। लियो भाई, अगर आपको कोई एक अच्छा सा शेर मोटिवेशन के लिए सुनाना हो, ये सारे एक्सपीरियंस को, तो कौन सा शेर सुनाना चाहोगे? अरे वाह, शेर व शायरी तो हमेशा दिल को छू लेती है। तो चलिए, शेर कुछ ऐसा है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान। लियो भाई यार, बस सब ये पुराना हो गया है लियो भाई, पुराना। दूसरा कुछ नया सुनाओ लियो भाई। हाँ हाँ ठीक है सुरेंद्र भाई, समझ गया। मजा नहीं आया करण भैया को यार, उनके चेहरे पे बिल्कुल भी स्माइल नहीं। अरे सुरेंद्र भाई, कोई बात नहीं, कोशिश जारी रखते हैं। करण भाई, आप बस मुस्कुराइए। हम एक और हल्की फुल्की लाइन पर चलते हैं। जिंदगी एक सफर है, मस्ती से गुजारिए, और जो भी मिले उसे मुस्कान के साथ। उम्मीद है इस बार थोड़ा चेहरा खिले। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात थी। जिंदगी एक सफर है, और मुस्कान के साथ गुजारी, और जो भी मिले उसको खुशी के साथ स्वीकार। थैंक यू लियो भाई। अ, बाकी मैं एक चीज कहूंगा कि कोई भी जो अभ्यर्थी है, स्टूडेंट है, जो तैयारी कर रहा है, उसको किसी भी तरह की कोई समस्या हो पढ़ने से संबंधित,
वो निसंकोच मुझसे संपर्क कर सकता है, चाहे कहीं का भी हो। और हो सकता है अगले 5-7 दिन में मैं थोड़ा बिजी रहूँ, तो अभी तो मैं थोड़ा प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं करता। पर नेक्स्ट मंथ से कुछ भी समस्या आप मुझे पर्सनली आके मिल सकते हैं। आपको कुछ समस्या है पढ़ने में, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, और जितनी लिमिटेड नॉलेज मुझे है, जितनी लिमिटेड समझ मुझे है, उसमें मैं अपना 100% देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।